अब जो भी ऑप्ट किया हो आपने इंग्लिश कोर को ऑप्ट किया या फिर इंग्लिश कम्युनिकेटिव को ऑप्ट किया, बात इतनी सी आ जाती है कि दोनों के मार्किंग स्कीम को समझते हैं, दोनों के पैटर्न को समझते हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू एनालाइज, यू विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट कि हमें पढ़ना क्या है, कौन से सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है और किस तरह से हमें अपना टाइम मैनेज करते हुए एज पर द मार्किंग स्कीम हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो लेट अस प्रोसीड एंड देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर कह लें इन शॉर्ट कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि ज्यादातर आपको सिमिलैरिटीज ही ऑब्जर्व होंगी एंड डिफरेंस ना के बराबर ऑब्जर्व होगा। जहां ऑब्जर्व होगा दैट आई विल हाईलाइट एंड वो होने वाला है अपना सेल्फ और सेल्फ सेक्शन डी। सेक्शन ए के बारे जब बात करते हैं दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग, वहां पे अनसीन पैसेज ही आने वाला है, चाहे इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश कम्युनिकेटिव। अब अनसीन पैसेज के अंदर एज आई हैव रिटन कि 20 मार्क्स का आ जाता है इंग्लिश कोर में, दैट मींस 2 पैसेजेस आते हैं जो 10-10 मार्क ईच के हो जाते हैं। दूसरे की हम अगर बात करें इंग्लिश कम्युनिकेटिव की, वहां पे भी 2 पैसेजेस आते हैं एंड टोटल बन जाता है 22। तो अनसीन पैसेज के अंदर आता क्या है, डेफिनेट सी बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जो सीबीएसई है, जो एग्जामिनर है, उसे यह देखना है कि क्या आप एक अनसीन पैसेज को पढ़ के एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप आंसर ढूंढ पा रहे हैं। सीधी सी बात है, हम क्लास 7 में, 8 में, 9 में नहीं है कि हम एज इट इज आंसर को उठा के लिख दें। हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड की, हम बात करते हैं अपने एप्टीट्यूड की। सो नेचुरल सी बात है, क्या हमें आंसर्स फ्रेम करना नहीं आता, क्या हमें सेंटेंसेस लिखना नहीं आता? बिल्कुल आता है, तभी तो 10 तक पहुंचे हैं। तो जब हमें आंसर्स लिखना आता है तो क्या हम अपने शब्दों में आंसर्स को नहीं उठा सकते? अब बात आती है कि अनसीन पैसेज के अंदर एक आ जाता है सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जिसे हम कहते हैं डिस्कर्सिव बेस्ड, है ना। सैंपल पेपर उठा के देखिए, बड़ा सिंपल सा पैसेज आपको पहला वाला मिलेगा, चाहे इंग्लिश कोर की बात करो या फिर कम्युनिकेटिव की। बात आती है घुमाने फिराने की दूसरे पैसेज के अंदर। दूसरा पैसेज इंग्लिश कोर के अंदर आ जाता है जो होता है डेटा बेस्ड। एनालिटिकल पैराग्राफ जब करते हैं सेक्शन बी में, तो क्या हमको डेटा एनालिसिस करना नहीं आता? मैथ्स में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, तो क्या हमको डेटा उठाना नहीं आता? वही सारा डेटा, कौन सी चीज 50% हुई, कौन सी चीज इतने से इतने परसेंटेज की थी, एग्जैक्ट डेटा उठाओ, एग्जैक्ट डेटा के बेसिस पे क्वेश्चंस उठाओ एंड आंसर्स फ्रेम करना स्टार्ट करो। बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेटिव की, तो वहां पे एग्जैक्टली डेटा बेस नहीं आता, आई मस्ट से वहां पे आ जाता है ज्यादातर रिपोर्ट बेस्ड। अब रिपोर्ट क्या, अपना एनुअल फंक्शन हुआ, आप हैं स्कूल के कैप्टन या आप हैं स्कूल के प्रीफेक्ट, आपको बोला गया, क्योंकि आप जिम्मेदार इंसान हैं, आपको बोला गया कि जाइए और जाके रिपोर्ट लिखिए इस पूरे फंक्शन से रिलेटेड। तो जब आप रिपोर्ट राइटिंग बनाते हो, सैंपल पेपर उठाओ, वहां पे मिलेगा। जब आप रिपोर्ट राइटिंग बनाते हो तो क्या लिखा? नॉर्मल सी बात है, प्रोग्राम के बारे लिखा। प्रोग्राम में क्या होगा? अब आपको किसी हाई सोसाइटी का या एंटरप्रेन्योर का कोई प्रोग्राम तो दे नहीं देंगे। द प्रोग्राम विच विल बी गिवन, द थिंग्स विच विल बी रिटन, दोज थिंग्स विल बी डेफिनेटली रिलेटेड टू आवर सराउंडिंग, जो एक 10th क्लास के बच्चे के अवेयर में होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। उस बेसिस पे आ जाते हैं अपने अनसीन पैसेज। नेक्स्ट चलते हैं, जहां हमें बड़े अच्छे से पता है इंग्लिश कोर के बारे में बात करें तो सेक्शन बी और सी यानी कि ग्रामर और राइटिंग को मर्ज कर देते हैं, लेकिन ढंग से समझते हैं कि राइटिंग के कितने मार्क्स होते हैं और ग्रामर के। तो जब अपन चलते हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर, आप देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर 10 मार्क्स आ जाता है इंग्लिश कोर में। 5 नंबर का फॉर्मल राइटिंग, 5 नंबर का क्या, एनालिटिकल पैराग्राफ यानी डेटाबेस। अब वो डेटाबेस अलग अलग तरीके के होते हैं, वो तो मेरे सारे बच्चों को पता है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव के अंदर जो राइटिंग सेक्शन है वो आ जाता है अपना 22 मार्क्स का। तो आपको इतना तो आइडिया लग चुका है कम्युनिकेटिव वालों को कि मुझे राइटिंग सेक्शन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का सिंपल सा तरीका, वीडियो नहीं देखना है या फिर रेफरेंस बुक उठा के नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ भी लिया तो पढ़ने के बाद करना क्या है, स्टोर तो बहुत सारा करके जाते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन जब पेन उठाओगे तो लिखने में दिक्कत आती है। दैट इज व्हाई एक चीज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, दूसरा पैसेज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, दूसरा लेटर पढ़ो, प्रैक्टिस करो, दूसरी चीज पढ़ो, प्रैक्टिस करो। उसी से हमारी प्रैक्टिस होगी। जब तक पेन नहीं उठाओगे, यहां की चीज को निकाल के लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, पेन इज ऑलवेज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन में बहुत ताकत है, सारी चीजें जो यहां है वो आप थ्रो कर सकते हो अपने पेन के बिहाफ पे ही। अदरवाइज कैसे जज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे असेसमेंट होगा आपका? हमने तो बहुत पढ़ा लेकिन हमारे नंबर नहीं आते, इसलिए नहीं आ पाते हैं नंबर। जो मैं बोल रही हूं, इफ यू
आर एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी पर्सन एंड स्पेशली मी, तो डेफिनेटली इसको करके देखना, यू विल बी एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ, आई गारंटी। बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर जो है किसके अंदर आता है? दोनों में आता है, चाहे कोर हो चाहे कम्युनिकेटिव हो, दोनों में फॉर्मल लेटर पूछा जाता है। इतना पढ़ पढ़ के फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न है वो तो हमें याद हो चुका है। अब ईमेल राइटिंग का एक पैटर्न याद कर लो। ईमेल तो नहीं आता मैम, अरे इंग्लिश कम्युनिकेटिव में ईमेल आता है, इंग्लिश कोर में नहीं आता। तो ईमेल क्या है? ईमेल के अंदर भी हमने क्या लिखना है? हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, हम किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मल राइटिंग है ना, उसी चीज को ईमेल के अंदर लिखना है। आजकल हम लेटर नहीं लिखते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग की जो आर्ट है, जो हमने सीखा है क्या लिखना है, उसे डिजिटल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? हल्का सा पैटर्न में डिफरेंस है। अंदर की जो बॉडी है जिसके 3 नंबर मिलते हैं वो तो फिक्स ही है, तो फिर किस बात का डर। नेक्स्ट आ जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ, जो इंग्लिश कोर में होता है। लेकिन जब अपन कम्युनिकेटिव के बारे में बात करेंगे तो 22 मार्क्स, उसके अंदर आपके पास आर्टिकल राइटिंग भी आ जाती है। लेटर तो है ही, साथ में ईमेल भी है, दोनों का पैटर्न लगभग सेम, बॉडी लगभग सेम, तो फिर किस बात का डर। फिर आता है आर्टिकल। आर्टिकल का पैटर्न सिंपल सा है, हम मैगजीन में पढ़ते हैं, स्कूल की मैगजीन छपती है भाई, स्कूल में आपके मैगजीन छपती है, तो मैगजीन के लिए आप आर्टिकल देते हो ना, तो क्या लिखते हो उसके अंदर? उसके अंदर अपने विचार ही तो लिखते हो। अब विचार लिखते हो तो उसमें कोटेशंस लिख दो, उसमें अच्छी लाइंस लिख दो। इसका पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, एक टॉपिक लिखा, बाय किसने लिखा, और अंदर आपने लिखना चालू कर दिया। आप ऐसे शब्दों का यूज करके लिख रहे हैं और सोसाइटल रिलेटेड कंसर्न्स लिख रहे हैं, जहां आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, आप उनको सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं। तो वो हो गया आपका आर्टिकल राइटिंग। एक और आता है बच्चे कम्युनिकेटिव में, वो होता है फैक्चुअल। अब फैक्चुअल बेस्ड, ये रहा पेन, जाइए कल को आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको बोला जाएगा ये लीजिए पेन, इस पेन को मुझे बेच के बताओ। तो जब आप पेन को सेल करेंगे, यानी पेन के बारे डिस्क्रिप्शन देंगे, तो वही हो गया फैक्चुअल बेस्ड। कोई आपको डब्बा दे दिया, कोई आपको वीडियो गेम दे दिया, आपको प्ले स्टेशन दे दिया, आपने खरीदा और अब आप उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। जितनी प्रैक्टिस, जितना पेन उठाएंगे उतना स्कोर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन सी, जो कि है ग्रामर। मैम ग्रामर में क्या करें? ग्रामर में अगर हमको आंसर्स लिखना आ जाता है, हमको टेंसेस आ जाते हैं, तो हमको तो अपने लिटरेचर का आंसर्स लिखना भी आ जाएगा, हमको तो अनसीन पैसेज में आंसर्स भी फ्रेम करना आ जाएगा। तो ग्रामर दोनों में ही देखा जाए तो 10-10 मार्क्स के हैं। हाँ, इंग्लिश कोर के अंदर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भैया 12 क्वेश्चन है, 10 करो, और यहाँ पे इंटरनल चॉइस कभी होती है कभी नहीं होती है, तो हम ऐसा नहीं मान के चल सकते कि हमेशा मिलेगी, पर हाँ टोटल नंबर दोनों के हैं 10। अब आता क्या है? वर्ब्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। एक सेंटेंस को बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? वर्ब। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो बिना वर्ब के नहीं बनेगा। वर्ब समझ में आ गई तो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाती है, मॉडल्स। मॉडल समझ में आ जाता है तो उसी से रिलेट कर लेते हैं टेंसेस। फिर आजकल आ जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि इंग्लिश कम्युनिकेटिव में थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश कोर के अंदर भी तो नॉन फाइनाइट आ रहे हैं आजकल। क्या सैंपल पेपर के अंदर रिसीव को रिसीविंग करता हुआ नहीं देखा? क्या आपको ये नहीं दिखा कि ऑन लिखा है तो उसके पीछे रिड्यूस नहीं होगा, टू लिखा है तो उसके पीछे रिड्यूस होगा, लेकिन ऑन लिखा है तो उसके पीछे रिड्यूसिंग हो जाएगा। जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वही तो हो गए अपने नॉन फाइनाइट। टेंसेस लिखना आ गया, सेंटेंसेस लिखना आ गया, तो ये टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस अगर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, उसको पास्ट टेंस में कर दो। किसी ने किस तरह से बोला, आप उसको जाके नरेट अपनी तरीके से कर रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच दोनों में आता है, चाहे कोर हो चाहे कम्युनिकेटिव। फिर आ जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ, कम्युनिकेटिव के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन अलग से आ जाता है। क्या होता है कि कुछ आपको सेंटेंस दे देते हैं जो कि जम्बल्ड होता है, बस आपको उसे सही करना होता है। आता वो 1 नंबर का है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। नहीं आ पाता है कोई बात नहीं, आ जाएगा तो हम कर भी लेंगे, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर बैठे हैं और ट्राई मार लिया तो कर भी लेंगे। बट अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, कहां से पढ़े कैसे पढ़े। अब इस सेंटेंस फॉर्मेशन से क्या इंग्लिश कोर अपने आप को रिलेट नहीं कर सकता? कैसे मैम? SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंसेस समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता सेंटेंस का? क्या हम सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते? तो देखा जाए तो कितनी सारी सिमिलैरिटी हो गई। फिर कहते हैं कहां से पढ़े कैसे पढ़े।
जहां से अनसीन पैसेज हो रहा है दोनों का भला है, जहां ग्रामर पढ़ाया जा रहा है दोनों का भला है, जहां पे आप लेटर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ देख रहे हो, लेटर से ही ईमेल में जा रहे हो, दोनों का भला है, एज सिंपल एज दैट। हाँ, लिटरेचर के बारे जब बात करोगे तो लिटरेचर इंग्लिश कोर के अंदर कितना आ जाता है, 40 नंबर का। एंड अगर अपन बात करते हैं कम्युनिकेटिव के बारे, तो कम्युनिकेटिव में लिटरेचर है 26 नंबर का। यहां पे इनके पास बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहां पे लॉन्ग आंसर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इतना ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर एंड सैंपल पेपर को लेके। यहां पे ऑलमोस्ट डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, कॉन्वर्सेशनल बेस्ड, स्पीच राइटिंग बेस्ड, डायरी एंट्री बेस्ड, ये सब कहां आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं आपके इंग्लिश कोर के अंदर 40 मार्क्स के अंदर। तो सेक्शन ए बी सी देखा जाए तो सेम हो गया। सेक्शन डी में आपको इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे अलग अलग मेहनत करनी होगी। तो एट द एंड आई कैन ओनली से कि मैं आई थी आपको बताने के लिए कि सिमिलैरिटीज कहां हैं, ताकि आप फोकस कर सके। कहीं भी आप ग्रामर पढ़ते हो तो आप कहते हो इंग्लिश कम्युनिकेटिव को कैसे करें, तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव में तो भी वही सारे ग्रामर हैं, वही सारी राइटिंग है, वही सारा रीडिंग है, तो फिर किस बात का डर। एट द एंड आई कैन ओनली से टू ऑल माई एस्पिरेंट्स, टू ऑल माई क्लास 10th बोर्ड children, those who are going to appear for class 10 board, all my aspirants, I can simply say all the best, go break a leg। ब्रेक अ लेग मैम, एग्जाम में जाके क्या हॉकी लेके जाना है, क्या बैट लेके जाना है, कि किसी की टांग तोड़ के आ जाए। अब सोचने बैठ गए होंगे पॉज देके कि किस किस की टांग तोड़ी जाए, क्या एग्जामिनर की टांग तोड़ दें या किसी और की टांग तोड़ दें, या हम एग्जाम में ही नहीं जाए खुद की टांग तोड़ के बैठ जाए। नो, ब्रेक अ लेग मीन्स क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब वैसे मैंने बोल दिया है। स्टिल ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है या उसके लिए क्या दूसरे इडियम्स आप यूज कर सकते हैं, वो तो कॉमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। ऑल द बेस्ट।